नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में 7 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है और ना जाने कौन सा घटनाक्रम इन 7 दिनों में घटित हो जाए। बड़े बड़े दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, बड़े बड़े दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। राजनीति में समीकरण कब बदल जाएं या राजनीति का मौसम कब अचानक पहाड़ों की तरह तुरंत अलग रुख अख्तियार कर ले, नहीं पता लगता है। पहाड़ों की जिंदगी कुछ ऐसी होती है जहां पर अभी धूप है, तुरंत छाव हो जाएगी और फिर बारिश भी होनी शुरू हो जाएगी। राजनीति भी कुछ कुछ ऐसी ही है जहां पर पहाड़ों के मौसम की तरह वहां भी जी धूप और नमस्कार। बदलते हुए समीकरण जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। राजनीति में जो समीकरण बदल रहे हैं इस समय, और वो भी तेजी से बदल रहे हैं, जहां से कुछ संकेत मिल रहे हैं। इन संकेतों को किस रूप में समझा जाए, इन संकेतों को किस रूप में जाना जाए, आज इसी का हम प्रयास करेंगे। दिल्ली की राजनीति में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि चुनी हुई सरकार को सब अधिकार प्राप्त हैं, विशेष रूप से पब्लिक ऑर्डर, जमीन और पुलिस को छोड़कर जो अधिकारियों की नियुक्ति है या ट्रांसफर है उसमें भी। लेकिन उसी आधी रात के वक्त या थोड़ा सा पहले एक अध्यादेश आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को एक किस्म से निरस्त कर दिया जाता है। केजरीवाल जो कांग्रेस के धुर विरोधी रहे हैं और दिल्ली में उनकी जो कड़वाहट है एक दूसरे के प्रति, वो ओपनली देखी जा सकती है। लेकिन एक धुरी और है भारत की राजनीति में, जिसे कहते हैं नीतीश बाबू। नीतीश बाबू भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो इस किस्म के राजनीति में खिलाड़ी हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, कड़वी जुबान में बात करते हैं, उनको नजदीक लाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी ये महसूस करना होगा कि उनका अहंकार उन्हें बहुत दूरी तक नहीं लेके जाएगा, और अगर उनको राजनीति करनी है तो उनमें जो हमारे साथ के जो दल है उनके साथ एक विनम्रता के साथ पेश आना होगा। इस अध्यादेश के सिलसिले में ही केजरीवाल को कांग्रेस के सामने समझौते करने लाजमी हो गए, और कांग्रेस ने एश्योरेंस तो दी है कि वो इसके ऊपर पॉजिटिवली विचार करेगी। हालांकि फाइनल फैसला शायद अभी भी नहीं आया है उनका। पर राजनीति में जैसे मैंने कहा कि 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है, समीकरण कब बदल जाए और कट्टर दुश्मन कब कट्टर दोस्त बन जाए, नहीं पता लगता है। ये सारा मुद्दा क्या है, इसके संकेत क्या है, इसको किस रूप में समझा जाए। सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ है हिमाचल की पुण्य भूमि से अधीर रोहल जी, सर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र पुणे से वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी, सर आपका स्वागत है। दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुंबई से हमारे खास तौर से पड़ोसी मित्र धनंजय कुमार जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज मैं पहाड़ों की ओर रुख करता हूँ, खास तौर से हिमाचल प्रदेश की ओर। अधीर रोहल जी, आपके पास आता हूँ। पहाड़ों में जैसे मौसम बदल जाता है ना, क्या कहते हैं, 1 घंटे मौसम बदल जाता है। अभी सबको धूप निकली हुई है और 1 घंटे के अंदर बादल छा जाते हैं, झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। आजकल की राजनीति भी कुछ वैसी ही हो गई है। दिल्ली के अध्यादेश, इसके हवाले से देखा जाए तो राजनीति में कुछ बदलाव हो रहे हैं। केजरीवाल को बदलना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसे ही चलती है। इस पूरे परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहली बात तो कि जो दिल्ली सरकार के खिलाफ ये जो अध्यादेश आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ये सारी जो घटना हुई अभी 3 रोज पहले, तो इसके बाद जो अरविंद केजरीवाल है, अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। ले देकर अब उन्हें विपक्षी दलों के पास जाना पड़ रहा है। अभी देखिए, ममता बनर्जी के पास जा रहे हैं, उसके बाद मुंबई जाना है, आप ही के शहर में आना है उन्हें, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। और साथ ही साथ जो झुकाव अब उनका कांग्रेस की तरफ हुआ है, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक कहें, और जो उनका पूरा अब भविष्य है, जिस तरह से दिल्ली में पूरी तरह से उन्हें घेरने की कोशिश कर ली गई है, इसके बाद इस अध्यादेश के खिलाफ भले ही अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, लेकिन उस प्रक्रिया में फिर एक लंबा समय लगेगा और अरविंद केजरीवाल उसी में उलझे रह जाएंगे। तो उनके पास अब और कोई विकल्प बिल्कुल नहीं बचा था कि विपक्षी दलों को साथ लेकर इस अध्यादेश के खिलाफ, जब यह अध्यादेश राज्यसभा में आएगा, तो विपक्षी दलों का समर्थन हासिल किया जा सके।
और अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल की, जैसे आपने भूमिका में जिक्र भी किया कि उनकी जो हट है, और हट से ज्यादा जो उनका आरएसएस की तरफ झुकाव रहा है, जिस तरह से प्रत्यक्ष रूप से भले ही हम ना माने, ना दिखे, और उनके समर्थक या जो भी है ना माने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति रही है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से मिलती जुलती रही है, कहीं भी आप देखें। और फिर जिस तरह से उन्होंने जहां भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने, ठीक है दिल्ली में जो उन्हें एक समर्थन मिला, लेकिन उसके बाद वो पंजाब आते हैं, पंजाब में भी उनकी एक जमीन थी बनी हुई। वो 2014 से 2019 में भी, 2014 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो 4 सीटें वो पंजाब से लेकर गए, वहां थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह वो गुजरात जाते हैं, और गुजरात में हमने दिसंबर में देखा कि कांग्रेस को जो नुकसान हुआ वो अरविंद केजरीवाल की कीमत पर चुकाना पड़ा। वहां पर 13 लाख वोट जो गए हैं, भले ही कांग्रेस वहां सत्ता में ना आती, लेकिन कांग्रेस की जमीन जो वहां पर कमजोर अरविंद केजरीवाल ने की, और वहीं पर ही नहीं, हर जगह पे अरविंद केजरीवाल की कोशिशें रही है कि कांग्रेस, और ये सीधी सी बात है कि जो एक कांग्रेस का वैक्यूम जहां पर है, वहां पर अरविंद केजरीवाल एक जगह बना लेते हैं। हिमाचल में भी ये कोशिश उन्होंने की। पिछली बार इन दिनों जब पंजाब का वो चुनाव जीते थे, तो इन दिनों गर्मियों में बहुत कड़ी मुशक्कत वो हिमाचल के पहाड़ों पर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पर उनका जो जादू था वो नहीं चल सका। साथ ही साथ सत्येंद्र जैन जो हिमाचल के प्रभारी थे, वह इसी मई के महीने में गिरफ्तार हो गए थे, तो यहाँ पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब जो ये सारा घटनाक्रम है, अब देखिए वो कांग्रेस के आगे, अब उन्हें कांग्रेस से समर्थन चाहिए। राज्यसभा में 250 लोगों का एक, जो हमारा राज्यसभा 250 लोगों की है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 110 मेंबर हैं, 140 मेंबर अभी भी उनके खिलाफ हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ये जो कोशिश है, अब वही वो समर्थन जुटाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसमें वो कितने कामयाब। एक चीज तो बड़ी क्लियर है अधीर भाई, राज्यसभा में भी जो नवीन पटनायक हैं वो विपक्ष का साथ नहीं देंगे, आप लिख कर रख लीजिए, और जगन रेड्डी भी नहीं देंगे। ये दो पार्टियां जो है, बड़ी संख्या में इनके एमपी हैं वहां पर, ये बात बिल्कुल क्लियर लिख के रख लीजिए, ये साथ नहीं देंगे। जी बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था कि जगन रेड्डी और जो अपना नवीन पटनायक साहब है, वो बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देंगे। मुझे बीजू पटनायक याद आते हैं, नवीन पटनायक बाद में आते हैं, क्योंकि हम जब थोड़ी राजनीतिक समझ आ रही थी तो उसमें बीजू जनता दल का उदय हुआ था। तो जो ये दो दल हैं, ये किसी भी हालत में उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें भी ये याद रखना होगा कि अगर इस अध्यादेश के खिलाफ कहीं पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है, और बीजू जनता दल और जो अपने जगन रेड्डी है, अगर वो इसके साथ नहीं आते, तो उन्हें अपने राज्यों में भी देखना होगा कि आगे आने वाला समय, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, और अपने प्रदेश की जो जनता है, क्योंकि देखिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, वही परिस्थितियां वहां भी उन्हें जगन रेड्डी को फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन बात जो अरविंद केजरीवाल की है, अरविंद केजरीवाल की जो हट थी, आप देखिए कि 2014 में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल को 26 सीटें मिलती हैं, तो कांग्रेस ने तो समर्थन दिया था। कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल 49 दिनों बाद वही अपनी धरने की राजनीति लेकर सड़क पर आ गए कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो जो सारी चीजें हैं, आज भी वो यही बात कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो जो उनका एक अपना जो एक हट थी, और भाजपा के प्रति जो उनका सारी चीजें थी कि एक उसकी बी टीम बनने की भी जो कोशिशें थी, उसकी विचारधारा के नजदीक आने की, चुनाव जीतने के बाद हनुमान मंदिर जाने की, या सारी जो चीजें थी, या तीर्थ यात्राएं करवाने की अपने दिल्ली के लोगों को, तो जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास वो नजदीकी दिखने की या उसके जैसा दिखने की कोशिशें थी, उसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है। उनके 2 बड़े नेता जेल में हैं, और अब साथ ही साथ उससे इतर अगर हम बात करें तो ये सारी परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल के सामने हैं। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल छलांगे मारते हुए महाराष्ट्र जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र भाई आप क्यों जा रहे हैं? वो तो सीधी सी बात है, शरद पवार उद्धव ठाकरे का जो वहां पर गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन सारी परिस्थितियां किस तरह अरविंद केजरीवाल को आज विवश कर रही है। लेकिन ले देकर फिर भी अगर हम माने
तो कहीं ना कहीं अगर ये कोशिश हुई है और कांग्रेस ने जिस तरह कल संकेत दिए हैं कि हमारे लिए अभी देश बड़ा है और देश बड़ा है और जो सारी चीजें हैं वो राज्यसभा में ही देखी जाएंगी, फ्लोर पर देखी जाएंगी, तो 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार को राज्यसभा से इस अध्यादेश को पास करवाना है। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, अरविंद केजरीवाल को अब दोबारा से विपक्ष के सामने कहीं ना कहीं झुकने के लिए, कांग्रेस के सामने, पूरे विपक्ष के सामने झुकने के लिए विवश कर रही